हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से। ये जो स्टोरी है इस विलेज की, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाई जा रही है ताकि आप इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से समझ जाएं। अब चलो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। बेल बटन भी प्रेस कर दो ताकि आपके पास उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आ जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। पालमपुर जो है वो एक वेल कनेक्टेड विलेज है। अपने आसपास के नेबरिंग टाउन्स और नेबरिंग विलेज से पालमपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। रायगंज यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक बहुत ही बड़ा विलेज है। यहाँ पे पालमपुर की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, और पास ही में एक स्मॉल टाउन है शाहपुर, वहाँ पे भी पालमपुर की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। और ये कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सभी तरीके के ट्रांसपोर्ट से होती है, जैसे वहाँ पर बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, जिन पर जैगरी या फिर बाकी कमोडिटीज़ की ट्रांसपोर्टेशन वो लोग करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे मोटर व्हीकल्स भी हमें काफ़ी सारे सड़कों पर दिखते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, एवरीथिंग। ये जो विलेज है इसमें अराउंड 450 फैमिलीज़ रहती हैं, अलग अलग कास्ट की फैमिलीज़ रहती हैं, और 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं। वो विलेज में थोड़ा सा मेजॉरिटी में हैं। उन लोगों के घर जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग से पक्के हाउसेज में वो लोग रहते हैं। और बाकी जो हैं वो एससी लोग हैं, जिन्हें दलित्स कहते हैं। वहाँ पे वो अराउंड 1/3 पॉपुलेशन है इस विलेज की, बट वो विलेज के एक कॉर्नर में रहते थे, और उनके जो घर हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। मड स्ट्रॉ हाउसेज से उनके कच्चे हाउसेज बने हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी हाउसेज में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स जो है वहाँ पर वो सब जगह सप्लाइड है। उन लोगों के फील्ड्स में भी है, वो लोग ट्यूबवेल्स के थ्रू अपनी इरीगेशन को काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है, और वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जिसे गवर्नमेंट रन करती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे सिक लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे हमें पता चलता है कि भाई पालमपुर में अच्छे से डेवलपमेंट है। वहाँ पे रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूलिंग, हेल्थ केयर सेंटर्स, इन सब की अवेलेबिलिटी अच्छी है। ऑल्दो ये एक इमेजिनरी विलेज है, बट इससे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इंडिया में फार्मिंग, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो इससे हम विलेज की वहाँ पे जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती थी, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती थी और फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में ऑब्वियसली हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा एम ये रहता है कि हम जो भी कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की जो नीड है उनके अकॉर्डिंगली गुड्स और सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करा पाएँ। यहाँ पे बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए बहुत मस्ट होती हैं। उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, क्योंकि ये एक मेजर नेचुरल रिसोर्स है जो हमें चाहिए ही। अगर हमें कोई भी काम करना है, हमारे पास उसको करने के लिए ज़मीन तो होनी ही चाहिए, तभी हम वो काम कर पाएंगे। फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, जो भी है, हमें उसके लिए लैंड बहुत मस्ट है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ लेबर। लेबर का मतलब है जो लोग काम करेंगे हमारे लिए। हमारे पास अलग अलग तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी में हमें हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, और किसी में हमें नॉर्मली जो मैनुअल वर्क्स होते हैं उसके लिए हमें अनस्किल्ड वर्कर्स भी चलते हैं। तो हमें 2 तरीके की लेबर की ज़रूरत होती है, बट इसमें ज़रूरी होती है क्योंकि वर्क टास्क तो होगा ना, फोर्स होगा हमारे पास, तभी तो हम प्रोडक्शन अपनी बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब है जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स हैं हमारे पास, जो हमें प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पर ज़रूरी होते हैं। फिजिकल कैपिटल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है टूल्स, मशीनरी या फिर बिल्डिंग्स। बिल्कुल, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो एक बार हमने बना ली तो हमें सालों तक दोबारा नहीं बनानी है। आप किसी भी इंडस्ट्री में देखते हैं, अगर उन्होंने मशीन सेटअप कर ली हैं, उन्होंने नई मशीन वहाँ पर सेटअप करी है, तो अब कम से कम उनकी काफ़ी सालों तक की टेंशन छूट गई। अब उन्हें बार बार वो मशीन थोड़ी हर साल वो सेटअप करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमारे हाथ में आता रहता है और हमारे हाथ से जाता रहता है। इसका मतलब रॉ मटेरियल या फिर मनी इन हैंड, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, हमारी प्रोडक्शन होगी, हम उसे बेचेंगे, लेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे और रॉ मटेरियल आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आती जाती रहती हैं और ऑलवेज रिक्वायर्ड होती हैं ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए ये वर्किंग कैपिटल होता है, बिकॉज ये इन फ्लो रहती हैं। 4th मेजर रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ें
हमारे पास नहीं होंगी तो बेशक हमारे पास ज़मीन है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, हम आउटपुट कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे अगर हमारे पास दिमाग नहीं होगा, ह्यूमन नॉलेज नहीं होगी तो ये जो चारों के चारों फैक्टर्स हैं ये प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमें अगर प्रोडक्शन लेवल को राइज करना है, इन चारों फैक्टर्स में हमारे को महारत हासिल करनी पड़ती है, तभी हमारी प्रोडक्शन सुपर्ब हो पाती है। आइए नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं पालमपुर की फार्मिंग के बारे में। अब फार्मिंग में वहाँ पे क्या होता है, लैंड फिक्स्ड है, फार्मिंग वहाँ पे मेन एक्टिविटी है। 75% लोग जो है पालमपुर के, वो उनका जो जीवन है, उनका सारा खान पान पैसा उनको फार्मिंग से ही मिलता है। वो फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं, बट उनको बेसिक एक प्रॉब्लम कहाँ आती थी, वो अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते थे, क्योंकि जो लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन था वो फिक्स था। 1960 से पालमपुर में कोई भी लैंड एरिया में एक्सपेंशन नहीं आया है। लैंड एरिया जो अंडर कल्टिवेशन है वो उतना ही रहा है। तब से धीरे धीरे ये करा गया है कि जो वेस्ट लैंड्स थे विलेज के, उनको कल्टेबल लैंड्स में उन्होंने कन्वर्ट करा, एंड जब उन्हें कल्टीवेट करा गया तो धीरे धीरे वहाँ पे ये कल्टीवेशन इंक्रीज हुई। बट फिर भी वहाँ पे फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, न्यू लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाने के लिए कोई स्कोप नहीं था, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। स्टैंडर्ड यूनिट जो मेजरिंग के लिए था वहाँ पे लैंड को मेजर करने के लिए वो हेक्टेयर था। वैसे बहुत सारे लोकल यूनिट्स लोग यूज़ करते हैं विलेजेस में, जैसे कि बीघा, गिनठा, ये सब आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पालमपुर में जो क्रॉप्स उगती थी वो क्रॉप्स कौन सी होती थी। पालमपुर जो है वो बेसिकली, जैसे यूपी स्टेट है हमारी, तो यूपी के वेस्टर्न पार्ट से पालमपुर का जो विलेज है वो रिसेंबल करता है। सारा का सारा जो लैंड है वो पालमपुर में कल्टिवेटेड रहता था, कोई भी लैंड खाली नहीं छोड़ते थे वो लोग। रेनी सीजन के टाइम पर खारिफ फार्मर्स जो होते थे वो ज्वार और बाजरा उगाते थे, क्योंकि ये कैटल को फीड करने के लिए ज़रूरी होता था। और उसके बाद पोटैटो की कल्टीवेशन होती थी अक्टूबर एंड दिसंबर में। देन विंटर सीजन, राबी सीजन आ गया है, अब वहाँ पे वो लोग वीट की खेती करते थे। वीट प्रोड्यूस होता था तो फार्मर जो है अपनी फैमिली के लिए रख लेते थे, अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए, और उसके बाद जो सरप्लस वीट होता था उसे रायगंज में जाके बेचते थे। टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2-1 मार्कर क्वेश्चन है ये। लैंड का थोड़ा सा एरिया जो है उस पर शुगर केन की ग्रोथ की जाती थी। शुगर केन जो प्रोडक्शन उसकी थी वो हर साल की जाती थी। शुगर केन जो है वो रॉ फॉर्म में मिलता था, उससे गुड़ बनाया जाता था, एंड जैगरी की ये सेलिंग करते थे शाहपुर टाउन में। मेन रीज़न ये था कि फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा क्रॉप्स क्यों उगा पाते थे एक ही साल में, बिकॉज पालमपुर वेल डेवलप्ड था, इरीगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। इसी का मेजर इम्पैक्ट था कि वहाँ पे धीरे धीरे पर्शियन व्हील्स का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। फार्मर्स को कुएं से पानी निकालने में भी दिक्कत नहीं होती थी, उनके फील्ड्स इजीली इरिगेट हो जाते थे। इलेक्ट्रिसिटी से रन होने वाले ट्यूबवेल्स भी उनके पास थे, तो अब वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते थे, और बहुत ही अच्छे से ट्यूबवेल्स की मदद से जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंस्टॉल करवाए थे वो अपने लैंड्स को काफ़ी अच्छे से इरिगेट कर सकते थे। धीरे धीरे बाद में फार्मर्स ने वहाँ पे अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी इंस्टॉल करवाना स्टार्ट कर दिया था। एंड हम ये देख सकते थे कि मिड 1970s के बाद इंटायर कल्टीवेटेड एरिया जो था वहाँ पे वो 200 हेक्टेयर्स था, और उसको इरिगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे इरिगेशन हो जाती थी। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं कंट्री के पार्ट में जो अपनी फार्मिंग को लेकर के रेनफॉल पर डिपेंडेंट होते हैं। ये एक बहुत ही पुअर फैक्टर है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ग्रोथ नहीं प्रॉपरली कर पाते हैं, बट पालमपुर में लोगों को ये प्रिविलेज मिली और वो इस चीज़ को ईजिली इस प्रॉब्लम से कोप अप कर पाए। अब उन्हें एक ही क्रॉप नहीं उगानी थी, उन्हें सेम लैंड पे ज़्यादा क्रॉप उगानी थी, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक पर्टिकुलर ईयर में हम ज़्यादा क्रॉप उगा सकें। ये बहुत ही कॉमन तरीका था अपने लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का। जनरली पालमपुर में जो लोग हैं वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स उगाते थे, एंड मेनली वो 2 क्रॉप्स के बाद जो थर्ड क्रॉप ग्रो करते थे वो पोटैटो ही होती थी। तो ये बहुत एक ट्रेंड देखा गया फार्मर्स के बीच में कि उन्होंने यही चीज़ें ग्रो करनी स्टार्ट की हुई थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ देखना कि कितना जो एरिया है वो वहाँ पे वो यील्ड कर पा रहे हैं, कितना पीस ऑफ लैंड उनके पास है, एक पर्टिकुलर सीजन में वो कितनी कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। अब जब इन सब चीज़ों को सोचा गया, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे एक सोल्यूशन था जो बहुत ही सुपर्ब तरीके से हिट हो गया। अब वो सोल्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्कर में भी पूछा जाता है एंड 1 मार्कर में भी। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है लेट 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया था
इंडियन फार्मर्स को इसकी वजह से बहुत मदद मिली। वीट एंड राइस की कल्टीवेशन तो बिल्कुल हाई पीक पर पहुंच गई थी। यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया था। ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन निकाल कर देती हैं और ग्रेटर अमाउंट में ग्रेन आता है एक ही प्लांट में। उसके बाद जब लार्जर ग्रेन पॉसिबल हुए तो फिर फार्मर्स को लगा और चीज़ें चाहिए, इन्होंने प्लेंटी ऑफ वाटर की सर्विसेज वहाँ पे इंस्टॉल करवा दी। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ होने लगा और रिजल्ट्स, ओ माय गॉड, फैब्युलस, वंडरफुल, बेस्ट रिजल्ट्स वहाँ पे फार्मर्स को दिखने लगे। इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी अपनाया। इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से, HYV सीड्स की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से उनकी फार्मिंग बूम कर गई और उनको धीरे धीरे बहुत प्रॉफिट होने लगा। पालमपुर में यू वोंट बिलीव, जो वीट उगता था ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स से वो 1300 किलो उगता था पर हेक्टेयर। HYV वैरायटी की सीड से वो जो वीट था वो 3200 kgs उगने लगा पर हेक्टेयर। तो फार्मर्स को बहुत ग्रेट अमाउंट में प्रॉफिट होने लगा और उसके बाद उनका सरप्लस वीट जो था वो मार्केट्स में बिकता था, तो वो लोग बहुत प्रॉफिट में थे, विच वॉज वेरी गुड थिंग। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे ये उठता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गया, सबकी बल्ले बल्ले हो गई, लैंड भी बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है, सबको मज़ा आ रहा है, पैसा आ रहा है घर में, बट प्रॉब्लम ये आई क्या लैंड इतना झेल पाएगा? जितने हम उसके ऊपर, एक नेचुरल रिसोर्स के ऊपर हम जितने केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्या वो उतना झेल पाएगा? अब साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई जिनमें ये पता चला कि भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का ओवर यूज़ किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्स जो कि लैंड, उसको ख़राब किया जा रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे लूज़ होती गई, काफ़ी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा था जिसकी वजह से सॉइल डिटेरॉयट हो रहा था। ऊपर से हमारा ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था ट्यूबवेल इरिगेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमारी ग्राउंड वाटर डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की वजह से, मतलब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज में बहुत इश्यूज आने लगे एंड ये रिसोर्सेज क्या हैं, वंस दे आर डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम। ये बात तो हमें ध्यान रखनी चाहिए थी, बट हम लोगों को क्या मिल रहा था? प्रोडक्शन आ रही थी, पैसा आ रहा था, मस्ती हो रही थी, बट किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है और हमें फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर के बहुत दिक्कत आने वाली है। अब ये प्रॉब्लम आगे तक चली, ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड, सॉइल पोल्यूटेड, रिवर्स एंड लेक्स पोल्यूटेड, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से बहुत इशू क्रिएट हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी को लेकर के बहुत इशू क्रिएट हुआ और सबसे ज़्यादा केमिकल कंजम्पशन जो हुआ था फर्टिलाइजर्स का वो पंजाब में हुआ था। कॉन्टिन्यूस यूज़ होने की वजह से सॉइल बहुत डिटेरॉयट हो गया। अब पंजाब फार्मर्स को फोर्सफुली उन्हें छोड़ना पड़ा, उनको प्रोडक्शन लेवल वो ही रखना पड़ा। उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो बढ़ रही थी, उनकी धीरे धीरे प्रोडक्शन कॉस्ट तो उनको मज़ा आ रहा था, बट जो उनकी सॉइल थी, बेसिक जो नेचुरल रिसोर्स था, क्योंकि वो वहाँ पे ख़राब हो रहा था, तो उनको अपने माइंड्स को सेटअप करना पड़ा, दोबारा स्टेबल करना पड़ा और उन्हें ये सोचना पड़ा कि अब हम क्या करें। अब ऐसी सिचुएशन में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि फार्मर्स के पास लैंड कितना था, कितने फार्मर्स के पास कितना लैंड बटा हुआ था पालमपुर में, जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कैसी थी। अब ये आप स्लाइड में इमेज देख लो कि कितनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है हमें, है ना स्टूडेंट्स? फेयर लग रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन। किसी के पास इतना सारा लैंड है, कोई फार्मर्स ऐसे घुसे पड़े हैं एक ही लैंड में इतने सारे छोटे छोटे प्लॉट्स लेकर के, तो ये तो बहुत ही अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है और पार्शियलिटी है ये तो एक तरीके से। पालमपुर में 1/3 जो थी, 450 फैमिलीज थी अराउंड, और उसमें से 1/3 फैमिलीज जो थी, जो कि अराउंड 150 फैमिलीज, उनमें से मोस्ट ऑफ देम तो दलित्स थी और उनके पास कोई लैंड नहीं था कल्टीवेशन करने के लिए। 1/3 फैमिलीज तो लैंडलेस थी। तो आप ये देखो कि जो रिमेनिंग फैमिलीज़ हैं, मतलब कि 240 फैमिलीज़ वो कल्टीवेशन करती थी और उनको कल्टीवेशन के लिए जो लैंड का साइज़ मिलता था इट वाज लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज़। अब उनको इतनी प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे फार्मर्स की फैमिली के, कैसे गुजारा वो लोग करेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मर की बात भी उन लोगों ने आपकी NCERT बुक में बताई है कि 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स का लैंड था और वो अनइरीगेटेड लैंड था। वो उसके पास उसके 3 बेटे भी थे, वो उनकी मदद लेकर के अपने लैंड को कल्टीवेट करता था। उसको काफ़ी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ था, उसकी फैमिली को खाना खाने को भी नहीं मिलता था। एक्स्ट्रा इनकम तो छोड़ो, उनके पास एक बफेलो थी, वो उसे भी नहीं खिला पाते थे। कुछ ईयर्स बाद गोविंद की डेथ हो गई। लैंड जो था उसके 3 बेटों में आपस में डिवाइड कर लिया। अब हर एक बच्चे को लैंड मिला 0.75 हेक्टेयर्स का। अब जो इरिगेशन थी, अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए थे, वो गोविंद के सन जो थे वहाँ पे वो चाहते थे, बट दे वर नॉट एबल टू मेक देयर लिविंग पॉसिबल ऑन देयर लैंड।
लैंड वो नहीं कर पा रहे थे, उनको एडिशनल वर्क लेना पड़ा, क्योंकि वो साल में अगर ऐसा एडिशनल काम कुछ नहीं करेंगे तो अपनी ज़मीन से तो वो कुछ खा ही नहीं सकते थे। दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम। कितने स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स देखो स्कैटर हुए हुए हैं सब जगह विलेज में, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन थी ही नहीं फैमिलीज़ की। पालमपुर में 60 फैमिलीज़ जो थी वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की थी, जो मोर देन 2 हेक्टेयर्स के लैंड पे कल्टीवेशन करती थी। और उसके बाद जो लार्ज फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड था वो ओवर 10 हेक्टेयर्स या फिर उससे ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ था, और वो काम करने के लिए अपने पास छोटे छोटे लेबरर्स को रख लेते थे ताकि वो उनकी मदद कर सके। नाउ क्वेश्चन हेयर अराइजेस द सेम, लेबर कहाँ से आई, लेबर कौन होती थी, अब ये देखते हैं। लैंड के बाद क्योंकि लेबर एक नेक्स्ट नेसेसिटी है, हमारी फैक्टर है मेन प्रोडक्शन के लिए, और फार्मिंग में बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो तो अपने फील्ड पे अपनी फैमिलीज़ की मदद लेकर के कल्टीवेशन कर लेते थे और अपनी लेबर से ही वो अपना काम चला लेते थे। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते थे वो फार्म लेबरर्स को हायर करते थे और उसके बाद वो लोगों से अपने फील्ड पे काम करवाते थे। फार्म लेबरर्स जो थे वो या तो लैंडलेस फैमिलीज से आते थे या फिर उन फैमिलीज से आते थे जिनके पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट है तो उस पर उनका काम नहीं चल पा रहा है। अब फार्म लेबरर्स जो हैं उनका प्रॉपर राइट तो होता ही नहीं था क्रॉप्स के ऊपर, तो उनको प्रॉपर वेजेस भी नहीं मिलती थी, या तो कभी उन्हें वेजेस कैश में मिल जाती थी, कभी उनको वेजेस में कुछ दे दिया जाता था। तो वेजेस जनरली रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, फार्म टू फार्म डिपेंड करती थी, सबको अलग अलग मिलती थी। बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी वेजेस में, एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एक लेबर को एम्प्लॉय किया जाता था डेली बेसिस पे, किसी को पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एम्प्लॉय किया जाता था जैसे हार्वेस्टिंग के लिए या फिर पूरे साल के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी थी। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको एग्जाम्पल भी दिया है दाला और रामकली का, जो दोनों जो एक विलेज में, एक पुअरेस्ट नेटिव विलेज में वो लोग काम करते हैं। तो वो बता रहे हैं आपस में कि कितनी डिफ़िकल्टी है उनको आज के दिनों में। लार्ज फार्मर्स उन्हें हायर कर लेते हैं बट बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए हायर करते हैं और उनको बहुत ही कम पैसा देते हैं। दाला बताता है कि वहाँ पर ट्रैक्टर्स हैं प्लाइंग करने के लिए, हार्वेस्टर्स हैं हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर्स हैं थ्रेशिंग के लिए, इवन वीड्स रिमूव करने के लिए वहाँ पर वीडीसाइड्स के स्प्रे हैं। वो कहता है कि मुझे जो है मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते हैं और मैंने 1000 रुपये भी लिए थे समर में, बट मेरे पास कोई काम अवेलेबल नहीं है, मैं रीपे कैसे करूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। और उसके बाद उसे रामकली बताती है कि घनश्याम एक लार्ज फार्मर है, वो भी हार्वेस्टर लेकर आया है, तो हम लोगों को भी लेस काम करना पड़ता है। अब हार्वेस्टिंग के सीज़न के टाइम पे काम नहीं होता है। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत काम किया था बट लेस देन 5 मंथ्स ही मुझे काम करने को मिला था। इस ईयर तो मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक मेकिंग में काम करना पड़ेगा तभी कुछ गुजारा हो पाएगा। वो कहती है मेरी सिचुएशन खास अच्छी नहीं है, पास डेट की वजह से अब मनी लेंडर्स तो मुझे पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो देखो दाला और रामकली को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दाला जो है वो ये भी बताता है कि वो लैंडलेस है, वो काम करता है डेली वेजेस के ऊपर, इसका मतलब रेगुलरली तो उसको ऐसी कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है जिसकी वजह से उसकी लाइफ अच्छे से सेटअप हो जाएगी। गवर्नमेंट ने ये भी सेटअप करा है कि 300 रुपये पर दिन मिलने चाहिए ऐसे लेबरर्स को, बट दाला को सिर्फ 160 रुपीज़ मिलते हैं। तो बहुत कॉम्पिटिशन है, काम इतना करना पड़ता है, वेजेस इतनी लोअर हैं। तो दाला और रामकली दोनों कंप्लेन कर रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है, यहाँ पे हम गुजारा कैसे करेंगे। अब यही गुजारे वर्ड से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये जो फार्मिंग करनी पड़ती है भाई, इसमें पैसा तो बहुत चाहिए होता है, वी नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल। अब ये कैपिटल जो है, जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए तो यहाँ पे तो बहुत पैसा चाहिए था, फार्मर्स को काफ़ी मनी की ज़रूरत थी। जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो पैसा अरेंज करते थे, बोरो करते थे, वो लार्ज फार्मर्स से या मनी लेंडर्स से पैसे उधार लेते थे ताकि वो अच्छी कल्टीवेशन कर सकें। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि वो लोग ये डिस्कस करते थे कि भाई अब हम लोन चुकाएंगे कैसे, ये एक मेजर प्रॉब्लम होती थी। जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो तो अपना काम ऐसे चलाते थे, और वहीं पे जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे उनके पास तो अपनी सेविंग्स होती थी अच्छी खासी, वो अपनी सेविंग्स से गुजारा करते थे और वो अरेंज भी कर लेते थे ईजिली पैसे, क्योंकि उनको कोई मना नहीं करता था ना, उनको सब पैसे दे देते थे ईजिली, तो उनको इतना इशू फेस नहीं करना पड़ता था। यहीं पे एक एग्जाम्पल सविता और तेजपाल का आपके यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सविता एक स्मॉल फार्मर है, वो प्लान करती है कि वो वीट कल्टीवेट करें 1 हेक्टेयर लैंड पर। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए उसे कैश चाहिए, उसके बाद उसके फार्म इंस्ट्रूमेंट्स भी रिपेयर करने हैं। वो एस्टिमेट लगाती है कि उसको अराउंड 3000 रुपये तो कम से कम चाहिए होंगे, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो पैसे तेजपाल सिंह से बोरो करने के लिए जाती है जो एक लार्ज फार्मर है।
नाउ तेजपाल सिंह अग्रीज, वाओ बहुत अच्छी बात है। तेजपाल सिंह अग्री कर देता है कि मैं सविता को तुम्हें लोन दूंगा, बट मैं 24% इंटरेस्ट लूंगा 4 मंथ्स के लिए, जो बहुत हाई रेट इंटरेस्ट है। सविता ने प्रॉमिस तो किया कि मैं तुम्हारे फील्ड पे काम करूंगी और तुम मुझे जो है 100 रुपीज़ पर डे दे देना। अब सविता की जो वेज है वो कितनी लो है, सविता जानती है कि उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग के टाइम पर, अपने फील्ड पर भी करना पड़ेगा और फिर तेजपाल सिंह के फील्ड पर भी करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग टाइम बहुत बिजी टाइम होता है, वो बच्चों, उसके पास 3 बच्चे हैं, उसके पास इतना काम है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। स्टिल सविता अग्री करती है बिकॉज टफ कंडीशंस हैं, लोन लेना बहुत डिफिकल्ट है, स्मॉल फार्मर है, लाइफ बिताना बहुत डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे इशू है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स जिन फार्मर्स के पास थे वो क्या करते थे, वीट की प्रोडक्शन होती थी, वीट की हार्वेस्टिंग होती थी। अब फार्मर्स वीट को कैसे मैनेज करते थे, वो अपना कुछ पार्ट जो था वो फैमिली कंजम्पशन के लिए बचा लेते थे और सरप्लस वीट जो है वो बेच देते थे। स्मॉल फार्मर्स जैसे सविता है, गोविंद हैं, ये लोग क्या करते थे, ये अपना सरप्लस वीट जो होता था, बिकॉज इनकी टोटल प्रोडक्शन ही कम होती थी, इनका तो शेयर ही काफ़ी कम निकल पाता था, तो ये अपनी फैमिली के लिए, नीड्स के लिए ये मेंटेन करते थे उस वीट को। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे वो वीट को मार्केट में सप्लाई करते थे। ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में वो वीट खरीदते हैं और उसके बाद वो फर्दर शॉपकीपर्स को टाउन्स और सिटीज़ में बेच देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सरप्लस वीट की प्रोडक्शन चल रही थी और उसके बाद जो भी फार्मर्स सरप्लस वीट बेच देते हैं तो सरप्लस वीट बिकने के बाद उनको जो अर्निंग्स आती हैं वो अर्निंग्स वो सेव करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट सीजन में वो कैपिटल यूज़ कर पाएँ और वो अपनी कुछ मशीनरी या वॉट जो भी उनकी नीड्स हैं वो खरीद पाएँ। कुछ फार्मर्स सोचते हैं कि हम कैटल खरीद लेंगे, ट्रक्स खरीद लेंगे, अपनी शॉप सेटअप कर लेंगे। अब शॉप्स वेरी बिग है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। शॉप से यहाँ पे बात आती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की, क्योंकि पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी थी। पालमपुर में काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी करते थे फार्मिंग, बट इसके अलावा 25% लोग जो थे पालमपुर में वो एंगेज थे बाकी एक्टिविटीज़ में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं थी, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट थी डेयरी, ये एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी थी। यहाँ पे पालमपुर के जो लोग हैं वो बफलोज थी उनके पास, वो उन्हें खाना खिलाते थे, ग्रास, ज्वार, बाजरा, वो ये सब रेनी सीजन के टाइम पे उगाते थे और उन्हें खिलाते थे। उसके बाद जो अपनी बफलोज काउस से जो उन्हें मिल्क मिलता था वो उसे रायगंज में बेचते थे। 2 ट्रेडर्स थे शाहपुर टाउन से, उनके पास एक प्रॉपर कलेक्शन सेंटर था रायगंज में, तो वो वहाँ पे से मिल्क ट्रांसपोर्ट करते थे बाकी टाउन्स और सिटीज़ में। तो इस तरीके से डेयरी फार्मिंग का काम काफ़ी अच्छे से चलता था। अब दूसरा काम था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का पालमपुर में, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 50 पीपल थे जो इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ पे क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए होती हैं टाउन्स में और सिटीज़ में, पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो काफ़ी सिंपल मेथड्स से होती थी, बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स होते थे, स्मॉल स्केल पे लोग करते थे, मोस्टली अपने घरों में ही करते थे और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके वो सामान आगे दे देते थे। यहीं पे एक एग्जांपल है आपके पास मिश्री लाल का, जिसने मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी और उसने वो अपने फील्ड में वो मशीन सेटअप कर ली थी। शुगर केन की क्रशिंग हो जाती थी, पहले तो बुलक्स की मदद से वो करता था और आजकल लोग मशीन से करते हैं। मिश्री लाल ने भी मशीन शुगर केन की इसीलिए खरीदी, वो शुगर केन बाकी फार्मर से खरीदता था, उसके बाद उससे गुड़ बनाता था और जैगरी को वो शाहपुर में जाकर बेच के आता था। मिश्री लाल को इससे बहुत कम प्रॉफिट होता था, बट फिर भी जितना भी हो रहा है उसके लिए उतना बहुत था। शॉपकीपर भी थे पालमपुर में, शॉपकीपर्स जो है गुड्स की एक्सचेंजिंग में इन्वॉल्व थे। ये ट्रेडर्स थे पालमपुर के, बेसिकली ये वेरियस गुड्स जो थे होलसेल मार्केट से खरीद कर लाते थे और उसके बाद ला करके विलेज में बेचते थे। तो जनरली छोटे छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं विलेज में सेटअप होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेंज में आइटम्स बेचते हैं, राइस, व्हीट, शुगर, टी एंड वॉट नॉट। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो यही चूज़ करती हैं कि हम लोग इनसे सामान खरीदें। एंड हम लोग देखते हैं बस स्टॉल्स या बस स्टैंड्स होते हैं, उनके पास भी कुछ स्टॉल्स लगी होती हैं, तो वो भी यही काम करते हैं कि वो ईटेबल्स बेचते हैं ताकि उनका काम भी इसी तरीके से चल जाए। अब करीम जो है इसने भी एक ओपन करी कंप्यूटर क्लास सेंटर अपने विलेज में। कुछ सालों में वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आने लगे, कॉलेज अटेंड करने लगे शाहपुर टाउन में। करीम ने देखा कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे विलेज से वो भी अब कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने लगे हैं। 2 औरतें भी थी विलेज की जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिग्री हासिल की हुई थी। उसने डिसाइड किया कि मैं उन्हें अपने पास एम्प्लॉय करूँगा, वो कंप्यूटर्स लेके आया, उसने वहाँ पे क्लासेस सेटअप करनी स्टार्ट करी। धीरे धीरे वहाँ पे उसकी मार्केटिंग बढ़ने लगी, हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में आने लगे। एंड द वेरी लास्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इज़ ट्रांसपोर्ट, विच वॉज अ फास्ट डेवलपिंग सेंटर देयर।
ट्रांसपोर्टेशन जो होती थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पालमपुर से रायगंज, शाहपुर जाना होता था। तो इसीलिए क्या होता था कि रायगंज जाने के लिए वहाँ पे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ये सब लोग ट्रैवल करते थे और लेकर जाते थे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वहाँ पे फुलफ़िल करते थे, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे और उनको उसके लिए पैसे मिलते थे। तो काफ़ी सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे। इस पे एक फार्म लेबरर है किशोरा, बाकी सब फार्म लेबरर्स के लिए इसको भी अपने घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसने क्या किया, इसने एक लोन लिया बैंक से, और ये गवर्नमेंट प्रोग्राम में था तो इसको काफ़ी सस्ते में लोन मिल गया। लैंडलेस हाउस होल्ड्स को लोन दे रही थी सरकार, तब इसने ले लिया था। किशोरा ने एक बफलो खरीदी और तब उस मनी से इसने बफलो खरीद ली, और उसके बाद आज ये बफलो का मिल्क बेचता है। इसके पास एक वुडन कार्ट भी है, उससे ये अपनी बफलो को अटैच कर लेता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ये कर देता है। वंस इन अ वीक वो रिवर गंगा के पास जाता है और वहाँ से क्ले लाता है फॉर द पॉटर। कभी कभी उसको यही काम मिल जाता है कि वो शाहपुर में जैगरी दे के आनी होती है या बाकी कमोडिटीज़। तो पूरे मंथ में किशोरा का थोड़ा काम चल जाता है, वो इतना मनी कमा पाता है कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेता है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद होमवर्क क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, इनके आंसर्स फटाफट से कमेंट सेक्शन में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अपर कास्ट फैमिलीज वर देयर इन पालमपुर, कितनी थी। Next is the way of growing more crops on a piece of land during the particular year is known as, इस method को क्या कहते हैं। Third question is name any two non-farming activities in Palampur, जल्दी से बताओ, very easy question. Question number 4 and the last question is name the nearest village to Palampur, ये भी बहुत easy question है और बहुत ही जनरली पूछा भी जाता है। I hope आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और वो आप लोग आंसर्स दोगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।